Hello students, welcome to Quantifiers. So this is the 6th class of circular arrangements. इसके अंदर भी हम तीन अच्छे लेवल के जो सेट है इसमें डिस्कस करने वाले हैं. So let us start with the first one. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको. 8 persons K, L, M, N, O, P, Q and R. They sit around a circular table, not necessarily in the same order. Some of them are facing the center and the remaining are facing away from the center. ठीक है, तो 8 लोग हैं, कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ अवे फ्रॉम सेंटर कर रहे हैं. हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी ऐसे सेट किए हैं. ठीक है ना. उसके बाद मुझे 6 पॉइंट दे रखे हैं जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है. चलिए एक डायग्राम बनाते हैं. सो लेट्स से ये यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, सॉरी 8 लोग हैं. ठीक है जी. अब मुझे नहीं पता कौन सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, कौन अवे फ्रॉम सेंटर बैठा है, लेकिन आपको इतना पता है कि जो लोग सेंटर की, अगर मान लीजिए यहाँ जो बंदा है लेट्स से ए है, अगर ये सेंटर की तरफ फेस करेगा तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा. लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन बी यहाँ बैठा है, अगर अवे फ्रॉम सेंटर है तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा. ये चीज हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हुई है डिटेल में. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने वो देखा हुआ है लेक्चर, तो अब आपको डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है. अब देखते हैं पॉइंट्स में क्या क्या दे रखा है, किस तरह से हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए. तो पहला पॉइंट कह रहा है पी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि यार फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता सर्कल के अंदर, कोई पोजीशन फर्स्ट सेकंड नहीं होती है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, मतलब पी और के कहीं भी बिठा सकते हो आप. राइट, सेज पी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के. राइट, बट प्रॉब्लम का यहाँ पे क्या है कि के का नहीं पता कि के सेंटर की तरफ देख रहा है या अवे फ्रॉम सेंटर देख रहा है, वो चीज हमें नहीं पता है. ठीक है ना, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. इसका मतलब अभी देखने में तो लग रहा है कि 2 केस बनने चाहिए, जहां पे एक बार मैंने लेट से के को यहाँ बिठाया और उसको सेंटर की तरफ फेस करवा दिया, फिर दूसरे केस में मैंने के को ऐसे करके के को यहाँ फिर से बिठा दिया और उसको अवे फ्रॉम सेंटर कर दिया. ठीक है, एक बात तो ये लगता है देखने में कि इस तरह से 2 केस बनने चाहिए. हम 2 केस बनाएंगे भी अगर बनते होंगे तो, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ के क्या किसी तरीके से ऐसा तो नहीं कि के की हमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली मिल जाती हो, पॉसिबल है. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं सारा. सो पी सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के. दिमाग में रखना है कि के मुझे अब उसकी डायरेक्शन ढूंढनी है. एम एंड आर दे आर सिटिंग ऑपोजिट. Either Q or O sits next to L but not both. No two persons sitting next to each other face the same direction. इसका मतलब कंसेक्टिव लोगों की डायरेक्शन सेम नहीं है. तो अगर यहाँ पे बंदा अंदर देख रहा है तो इस वाला बंदा बाहर देखेगा. ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट जाएगी. चलिए, R is the neighbor of both N and Q. L sits opposite K and faces away from center. अब ये काम की बात हुई. अगर इसको मैं 4th पॉइंट से जोड़ के देखूँ ना तो मुझे K की डायरेक्शन मिल जाएगी. L sits opposite K and away from faces away from center. ये बात कर रहे हैं हम L के बारे में. ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने K को यहाँ रखा हुआ है, जैसे K यहाँ पे है, इसके ऑपोजिट L है. L यहाँ आ गया जो सेंटर से अवे देख रहा है, मतलब इसका राइट इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा. ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम सेंटर है तो इसका राइट और लेफ्ट कुछ इस तरह से बनेगा. अब मुझे इतना पता है, अगर मैं 4th पॉइंट को देखूं, that no two people sitting next to each other they face the same direction. मतलब अगर ये away from center देख रहा है तो ये पर्सन towards center देखेगा, ये away from center, ये towards center. तो K जो है वो सेंटर से बाहर देख रहा है, away from center. ये towards center, ये away और ये towards. ठीक है जी. अब देखो, अब आते हैं पॉइंट फर्स्ट वन पे फिर से. P sits immediate left of K. P sits immediate left of K. अब यार इस केस में K का राइट जो होगा वो इस तरफ जाएगा, लेफ्ट इसका इस तरफ आएगा, क्योंकि वो सेंटर से अवे देखा है. तो इसको ऐसे देखो कि जैसे कोई पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है. ठीक है ना, तो जो P होगा इसके लेफ्ट पे है तो P यहां आ जाएगा. ठीक है, P की पोजीशन यहां आ जाएगी. उसके बाद ये बोला गया M and R आर सिटिंग इन द ऑपोजिट प्लेसेस. ठीक है, M और R जो है ऑपोजिट प्लेसेस पे हैं. तो ऑपोजिट प्लेसेस पे यार यहाँ पे और यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे और यहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है ना, तो मतलब ये प्लेस ऑपोजिट हो सकती है M R के लिए, या फिर ये हो सकती है.
चलिए अभी देखते हैं और क्या आता है। इधर Q और O सिट्स नेक्स्ट टू L बट नॉट बोथ। तो Q और O में से कोई एक बंदा L के साथ बैठेगा, दोनों नहीं बैठ सकते। R इज द नेबर ऑफ बोथ N एंड Q। R इज द नेबर ऑफ बोथ N एंड Q। अगर R, N और Q दोनों का नेबर है तो देखो हमें इतना पता है M और R ऑपोजिट बैठ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 को ध्यान में रखो, M और R दे आर सिटिंग ऑपोजिट। आल्सो R इज द नेबर ऑफ बोथ N एंड Q, मतलब R के एक तरफ N होना चाहिए, एक तरफ Q होना चाहिए। और ऑपोजिट पोजीशन मुझे पता है M और R के लिए देखें तो या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। यही पोजीशन है जहां पे ऑपोजिट बिठा सकते हो आप। अब यहाँ पे यार अगर मैं मान लीजिए R को यहाँ बैठाता हूँ तो दिक्कत है कि उसके साथ N और Q दोनों नहीं आ सकते, एक तरफ P बैठा हुआ है ना। इधर तो आप N या Q में से किसी को बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ P बैठा हुआ है, सो R कैन नॉट बी हियर। सिमिलरली अगर आप R को यहाँ बैठाते हो तब भी N और Q साथ साथ नहीं बैठ सकते, दोनों तरफ, मतलब उसके दोनों तरफ नहीं बैठ सकते। एक तरफ L आ रहा है तो R यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर आप R को यहाँ बैठाते हो फिर वही दिक्कत है, ठीक है। खैर इसके सामने वैसे P आ रहा है, ये तो बन ही नहीं सकता। और अगर आप R को यहाँ बैठाते हो तो इस तरफ K आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब R शुड बी इन दिस प्लेस ओनली, R यहाँ होना चाहिए, सो दैट उसके एक तरफ N और एक तरफ Q आ जाए। N इधर है, Q इधर आ जाएगा, या Q इधर है, N इधर आ जाएगा। विच मीन्स अब R के ऑपोजिट M आएगा तो M यहाँ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें क्या देखना है, अब बचा कौन हमारे पास, हमने 5 लोगों को एडजस्ट कर दिया है। अब मेरे पास बच रहा है P, Q बच गया। अभी Q एडजस्ट करना है हमने, ठीक है। N को एडजस्ट करना है हमने और O को एडजस्ट करना है हमने। मेरे पास यही 3 लोग रह गए, K, L, M, N, O, P, Q और R, ये 3 लोग रह गए, ठीक है ना। अब इसमें से Q और O जो है दोनों ही लोग L के साथ नहीं बैठ सकते, दोनों इस तरफ नहीं बैठ सकते, राइट। और मुझे इतना पता है कि इन 2 प्लेसेस के ऊपर जो आगे एडजस्ट प्लेसेस हैं इन पे N और Q आएंगे। इसका मतलब Q आप यहाँ नहीं बिठा सकते, Q को यहाँ बिठाओगे तो N यहाँ आ जाएगा और उस केस में O यहाँ आ जाएगा, O के लिए यही प्लेस बचेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि O और Q दोनों ही L के एडजेसेंट पोजीशंस पे बैठ रही हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप Q को यहाँ नहीं बिठा सकते हो, तो Q जो होगा वो यहाँ बैठेगा, सो दैट R के इस तरफ N बैठे। अब ये प्लेस आप O को देंगे, सो दैट O और Q में से सिर्फ एक ही पर्सन L के एडजेसेंट पोजीशन पे बैठ रहा है, राइट। सो ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट बन गया यहाँ पे, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑल द 8 पीपल। आप इसके बेसिस पे आप ये आंसर्स कर सकते हो। तो पहला कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ऑलराइट, तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, KM। देखो M जो है सेकंड पर्सन जो है, अगर आप देखो उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू K। अब K का यार क्योंकि बाहर देखा है राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा इसका, तो M इज एक्चुअली सिटिंग लेफ्ट ऑफ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K। M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, ठीक है। लेट्स सी बाकी के बारे में हो रहा है ऐसा कुछ। L और M, L इज अ सेकंड पर्सन और M यहाँ पे है। अब M भी बाहर की तरफ देख रहा है तो M का भी लेफ्ट साइड इस तरफ जाएगी, राइट इस तरफ आएगी। अगर बाहर देख रहा है तो ठीक है, लेफ्ट इस तरफ आएगा इसका, तो इसके लेफ्ट पे सेकंड पोजीशन L की है, तो यहां भी बोल सकते हो L इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, ठीक है। ये भी बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब पहले ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड पर्सन इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वन। सेकंड ऑप्शन में भी वही हो रहा है। नाउ चेक द थर्ड वन, NO। अब ध्यान रखना N की इन्वर्ट पोजीशन है, तो N का जो राइट होगा इस तरफ आएगा, N का राइट इस तरफ आएगा और लेफ्ट इस तरफ आएगा। तो N के लेफ्ट पे सेकंड पोजीशन पे O है, 1 2 सेकंड पोजीशन पे O है, सो O इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। लेट्स सी PO। अब देखो P भी इन्वर्ट देख रहा है तो इसका राइट इधर हो जाएगा P का, ठीक है, लेफ्ट इधर हो जाएगा इसका। सो O जो है दैट पर्सन इज सिटिंग टू द सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो O सेकंड टू द राइट ऑफ P है। तो बाकी 3 ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो सेकंड पर्सन है दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, बट इस ऑप्शन के अंदर जो सेकंड पर्सन है इज सेकंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, राइट। सो दिस इज द ऑड वन, तो इसका ऑप्शन हमारा डी बन गया। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। सो P इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, नहीं, P इनवर्ट दिख रहा है
O and N are opposite, नहीं, opposite नहीं है, they are adjacent to L. K sits immediate right of P, नहीं, K P के left पे है, not right. L is immediate right of O, yes. O यहाँ पे है तो इसका right इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और left इस तरफ आ जाएगा. तो L जो है वो immediate right पे है O के. ऑप्शन डी आपका आंसर बन गया. थर्ड वन, इफ M and N interchange their places, who among the following sits to the immediate left of M? अगर M और N इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन, तो इसका एक ही मतलब है ना कि इस पोजीशन पे अब M आ गया, N की जगह पे यहाँ पे M आ गया और M इनवर्ट देखेगा. तो पूछा जा रहा है कि M के लेफ्ट पे कौन होगा. तो M का लेफ्ट किस तरफ होगा, इधर को. तो लेफ्ट पे कौन आ रहा है, L आएगा. ऑप्शन आपके पास सी आपका आंसर बन जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये सेट समझ आया होगा. इजी था, मुश्किल नहीं था इतना. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. चलिए, यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, दैट 8 persons of the same family sit around a rectangular table. अब टेबल जो है सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है. In such a way that 4 persons A, B, C, D sit along one longer side of table facing north, and the other 4 persons P, Q, R, S sit along the other longer side of the table facing south. Not necessarily in that order. So basically ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें 2 रोज है मेरे पास, ठीक है. ए बी सी डी जो है, ये 4 लोग जो हैं ये लॉन्गर साइड पे बैठ रहे हैं. मतलब अगर इस तरह का टेबल आप लेके चलते हो तो हमें सिर्फ लॉन्गर साइड देखनी है, शॉर्टर साइड नहीं देखनी हमें, ठीक है ना. हमें सिर्फ लॉन्गर साइड के ऊपर फोकस करना है. और ए बी सी डी जो है दे आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ. तो ए बी सी डी जो है इस तरफ बैठेंगे और पी क्यू आर जो होंगे वो यहाँ बैठेंगे, राइट. और वो लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे. इस तरह के क्वेश्चन हमने लीनियर अरेंजमेंट्स में करे थे. तो बेसिकली उसी टाइप का क्वेश्चन है. सर्कुलर का नहीं कह सकते इसको, जस्ट बिकॉज वो टेबल के अराउंड बैठे हैं, ठीक है. चलो इसको डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे. अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो अच्छा, और क्या दिया हो यहाँ पे, उससे बात करें. ईच पर्सन फेसेस एग्जैक्टली 1 person who sit on the opposite side. मतलब जो बंदा यहाँ है वो इसको फेस करेगा, जो यहाँ पे है वो इसको करेगा, जो यहाँ पे वो इसको करेगा, जो यहाँ पे वो इसको करेगा. The following information is known about them. कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है. P is the brother of Q who is not adjacent to either P और S. तो बेसिकली मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. अगर मैं देखूँ अरेंजमेंट में, तो अरेंजमेंट में आप ऐसे कह सकते हो कि 4 लोग इधर बैठे हैं और 4 लोग इधर बैठे हैं, ठीक है. और अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि कौन किसके सामने और किसके एडजेसेंट बैठा हुआ है. अब अगर आप इंफॉर्मेशन देखो, P is the brother of Q who is not adjacent to either P or S. A is the daughter of P, sits immediate right of B's husband. D is opposite to neither P or S. C is the niece of P but not opposite to either P or S. B is not opposite S but is opposite her brother. B is not opposite S but is opposite to her brother, ठीक है ना. और D has only one child who is male. तो अब देखो ऐसे सेट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो जो लोगों की पोजीशंस है ना, ज्यादातर वो उनके रिलेशंस के साथ हैं, ठीक है ना. जैसे B is not opposite S बट अपने ब्रदर के ऑपोजिट है. तो अगर ब्रदर मिल जाए कौन है इसका, तो क्लियरली लिखते हैं कि किसके ऑपोजिट होगा, होगा या होगी, जो भी लड़का है लड़की है, ठीक है. और जैसे यहाँ पे देखिए A is the daughter of P sits immediate right of B's husband. तो बेसिकली जो पोजीशंस दे रखी है ना, वो दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द अदर रिलेटिव्स, रिलेशंस में जो हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पोजीशंस दे रखी हैं. तो ऐसे सेट्स के अंदर ना इजी रहता है अगर आप पहले इनका फैमिली ट्री बना दो, ठीक है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग द अरेंजमेंट के कौन कहाँ बैठा हुआ है, अगर हम पहले इनका फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करें और पता चल जाए कौन किसका भाई है, कौन किसका पति है, ठीक है. उस हिसाब से अगर वो एक बार पता चल जाता है हमें, तो उसके हिसाब से फिर आगे अरेंजमेंट बनाना आसान रहेगा. बस इतना ध्यान रखना है. ए बी सी डी 4 लोग यहाँ बैठे हैं, वो नॉर्थ फेस करेंगे, पी क्यू आर एस इधर को फेस करेंगे. चलिए देखते हैं जी, पहले फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं. P is the brother of Q. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेम जनरेशन के लोग हैं उनको मैं हॉरिजॉन्टल रखूंगा, डिफरेंट जनरेशन वालों को मैं वर्टिकल रखूंगा. सिबलिंग्स को सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, कपल्स को डबल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है. मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने के लिए मेल्स को लेट से मैंने प्लस साइन से डिनोट कर दिया और
फीमेल्स को मैंने नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया, कुछ ऐसा हम इसमें करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नाउ इट्स गिवन दैट P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो P Q का ब्रदर है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो सिंगल लाइन लगाई मैंने, ठीक है, प्लस साइन लगा दिया, सो दैट पता चलेगा ये मेल है। बाकी पोजीशन को छोड़ो अभी, हु इज नॉट एडजेसेंट टू इधर P और S, ये बाद में देखेंगे। A इज द डॉटर ऑफ P, A P की डॉटर है, ठीक है, एंड A सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ B's हस्बैंड, A B के हस्बैंड के इमीडिएट राइट में बैठ रही है। A इज द फीमेल जो कहां बैठ रही है, इमीडिएट राइट ऑफ B's हस्बैंड। अब मुझे पता है यार कि A के साथ B C D ही हो सकते हैं, क्योंकि A B C D को आपने इस साइड के अलॉन्ग अरेंज करना है, A के साथ B C D ही हो सकते हैं। अब जो B का हस्बैंड है ना, A अगर B के हस्बैंड के साथ बैठ रही है, उसके राइट में बैठ रही है, तो B का हस्बैंड या तो C होगा या D होगा, राइट, क्योंकि A B C D को इसी रो में बैठना है। A अगर B के हस्बैंड के इमीडिएट राइट में बैठ रही है, ठीक है, तो B का हस्बैंड वुड बी इधर C और D। D इज ऑपोजिट टू नीदर P और S। आगे देखो, C इज द नीस ऑफ P, C जो है वो नीस है P की, मीन C तो फीमेल है। और अभी हम बात कर रहे थे कि B का हस्बैंड या C है या D है, बट C क्योंकि खुद लड़की है, इसका मतलब B का हस्बैंड D होगा, ठीक है, B का हस्बैंड D है। अब देखते हैं उसको कहां अरेंज करना है, बट इतना समझ आ गया कि B इज फीमेल और D उसका हस्बैंड है, वो मेल है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। B इज नॉट ऑपोजिट S बट इज ऑपोजिट हर ब्रदर, तो B का जो ब्रदर है वो भी मतलब कौन होगा फिर, B किसके ऑपोजिट है, B इज नॉट ऑपोजिट टू S, B S के ऑपोजिट नहीं है, ठीक है, B इज नॉट ऑपोजिट S बट इज ऑपोजिट हर ब्रदर। B का जो ब्रदर होगा वो S तो नहीं है, फिर कौन होगा, P Q या R में से कोई एक होगा, या P है या Q है या R है, ठीक है। इनफैक्ट P इज द ब्रदर ऑफ Q, ये बोला ही हुआ है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, ये बोला हुआ है, ठीक है जी। D हैज ओनली वन चाइल्ड हु इज मेल, तो इनका एक ही बच्चा है B और D का जो मेल है, जो भी यहाँ आएगा बच्चा वो मेल होगा। Q इज द डॉटर ऑफ C's ग्रैंडफादर। नाउ एक चीज और थी यहाँ पे, C इज द नीस ऑफ P, C P की नीस है, तो अगर C P की नीस है तो C शुड बी द चाइल्ड ऑफ इधर Q बिकॉज ये सिबलिंग्स हैं, और C शुड बी द चाइल्ड ऑफ D, ठीक है ना, क्योंकि C का ग्रैंडफादर भी है। तो इसका मतलब ये हो गया, पहली बात तो ये कि B D P Q दे बिलोंग टू सेम जनरेशन, ठीक है। और क्योंकि अब D का एक ही बच्चा है वो मेल है, D हैज ओनली वन चाइल्ड हु इज मेल, तो C इनका बच्चा नहीं हो सकता, C डेफिनेटली Q की बेटी है, C इज द डॉटर ऑफ Q, ठीक है। अब मुझे पता है ये सब एक ही जनरेशन के हैं। अब Q का नहीं पता चल रहा है, Q का पता चल गया, Q इज द डॉटर ऑफ C's ग्रैंडफादर, तो Q भी डॉटर है तो Q भी फीमेल है। अब मुझे इतना पता था यहाँ पे कि B जो है शी इज सिटिंग ऑपोजिट हर ब्रदर, तो बट नॉट ऑपोजिट टू S, तो मुझे इतना पता है B का ब्रदर S नहीं है, ठीक है, B का ब्रदर या P होगा या Q होगा या R होगा, बट अभी के लिए Q भी नहीं है, तो बचा क्या, P बचा हमारे पास, ठीक है, P अभी हमारे पास। देखो आपने 6 लोगों को यहाँ पे अरेंज कर दिया हुआ है, ठीक है ना, देखा जाए तो आपने 6 लोगों को यहाँ 2 यहाँ पे 4 यहाँ 6 लोग अरेंज हो चुके हैं, सिर्फ R और S हमारे पास बच रहे हैं। और ये बोला गया है Q इज द डॉटर ऑफ C's ग्रैंडफादर हु इज नॉट R, तो Q का जो ग्रैंडफादर होगा, Q का जो फादर होगा वो R नहीं है, तो वो डेफिनेटली S ही होना चाहिए। तो हमने Q का जो देखो हमने क्योंकि B D P Q A C 6 लोगों को तो अरेंज कर दिया ना, बचा सिर्फ R और S है। अब ये बोल रहा है कि Q इज द डॉटर ऑफ C's ग्रैंडफादर हु इज नॉट R, तो R जो है वो C का ग्रैंडफादर नहीं है, तो R यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ S ही आना चाहिए। अब बचा R यहाँ आना चाहिए फिर। अब देखो सारे 8 के 8 लोग आपने अरेंज कर दिए, विच मीन्स कि B जो है शी इज सिस्टर ऑफ P, ठीक है, B P की सिस्टर है,
तो इसको आप कह सकते हो कि P की सिस्टर है B और इसका हस्बैंड है D, इनका एक ही बच्चा है जो R है। राइट जी, तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। Q's इज द डॉटर ऑफ C's ग्रैंडफादर। C's ग्रैंडफादर मतलब S इज आल्सो मेल। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इनका फैमिली ट्री बन गया इनका। अब जब मेरे पास अगर फैमिली ट्री आ गया ना, अब अरेंजमेंट करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब अरेंजमेंट करना आसान है, क्योंकि मुझे अब पता है कि अगर रिलेशंस के अंदर भी दिया होगा कौन कहाँ बैठ रहा है, किसके राइट में बैठ रहा है, तो मेरे पास रिलेशंस मेरे सामने अब क्लियरली मेंशन्ड है, तो अब इनको हम इजीली मार्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, PQRS आप यहाँ लगाएंगे और ABCD आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सो P इज द ब्रदर ऑफ Q, छोड़ो, अब रिलेशन में देखेंगे, अब हम इनकी पोजीशन देखेंगे। Q इज नॉट एडजेसेंट टू इधर P और S। Q P और S के एडजेसेंट नहीं है। अब यार इससे एक ही चीज निकल सकती है, अगर Q P और S के एडजेसेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब Q को यहां नहीं रख सकते। लेट्स से आपने Q को यहां रखा, अगर Q यहां आ रहा है तो अगर P और S को आपको Q के एडजेसेंट नहीं रखना है तो किसी एक को ही Q से दूर कर सकते हो। मान लो आपने P को यहां रख दिया, फिर क्या होगा, R या S में से कोई एक बंदा फिर से इसका नेबर बन जाएगा। तो इसका मतलब Q सेकंड पोजीशन पे नहीं हो सकता। सिमिलरली Q को आप बीच में थर्ड पोजीशन पे भी नहीं रख सकते। यहां रखोगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, Q यहां पे है, R अगर आपने Q को आपने P और S के साथ नहीं रखना है, मान लो P आपने यहां रख दिया, फिर भी R या S यहां रखने पड़ेंगे और Q S के साथ तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये है कि Q जो होना चाहिए, ही शुड बी ऑन वन एंड, एक एंड पे होना चाहिए उसको। ठीक है, Q को एक एंड पे होना चाहिए। ठीक है जी, तो मान लीजिए Q इस तरफ है, इसका मतलब एक केस और बना सकते हो यहां पे आप। ठीक है, एक केस और बन सकता है कि Q इस तरफ है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और Q के एडजेसेंट P या S नहीं हो सकते, तो R यहां होगा, यहां R होना चाहिए, यहां भी R हो गया। ठीक है जी, अब P और S कहीं भी आ सकते हैं। सो A सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ B's हस्बैंड। A जो है B के हस्बैंड के राइट में बैठ रही है। A जो है वो B का हस्बैंड कौन है, D। सो A जो है D के राइट में बैठ रही है, बट D जो है इज नॉट ऑपोजिट टू P और S। D जो है वो B का हस्बैंड है। A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ B's हस्बैंड। B का हस्बैंड कौन है, D। तो A जो है शी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, बट D हिमसेल्फ इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू इधर P और S। इसका मतलब अब मुझे इतना पता है P और S यहीं आएंगे, तो D यहां नहीं बैठेगा, तो D यहां हो सकता है या फिर D यहां हो सकता है। सिमिलरली इस केस में D यही होना चाहिए, यहां D हो गया ना, D यहां नहीं हो सकता क्योंकि उसके राइट पे भी किसी को बैठना है, इमीडिएट राइट पे, तो यहाँ पे इस केस में A आ जाएगा। ठीक है, इमीडिएट राइट पे। और इस केस में मुझे लगता है दो केस बन जाएंगे, D यहां होगा तो A यहां होगा, या फिर D यहां होगा तो A यहां होगा। दोनों इसी में बना लेते हैं, स्पेस कांस्टेंट है, एक बचेगा तो एक ही, अगर दोनों बचे होंगे तो देख लेंगे कि अगर D यहां पे है तो A यहां होगा, अगर D यहां हुआ तो A थर्ड पोजीशन पे आ गया। दिस इज द थर्ड पोजीशन, ध्यान रखना। हाँ जी, अब इसके बाद C is the niece of P but not opposite to either P और S। अब C जो है वो P की नीस है, उसको छोड़ो, हम यूज कर चुके। C is not opposite to P और S, तो C P और S के ऑपोजिट नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, अगर यहाँ पे आप इस केस में चलते हो ना, तो C यहाँ आएगा तो भी P या S में से किसी के ऑपोजिट आएगा, C अगर यहाँ रखोगे तब भी किसी न किसी के ऑपोजिट आएगा। मतलब ये केस तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा। यहाँ पे C के सामने P या S ही हो सकते हैं, और कोई हो नहीं सकता कि R और Q के सामने ऑलरेडी D और A बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये जो सेकंड केस बनाया था, दिस केस इज इनवैलिड। तो अगर ये केस इनवैलिड है तो वहां से एक केस उठा के यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कांस्टेंट है, तो यहाँ से मुझे पता है ये केस मेरा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो Q और यहाँ कर लेते हैं, और D और A जो यहाँ पे मैंने सेकंड केस लिखा हुआ है वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगेन फिर से ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब C आपको यहाँ रखना पड़ेगा। C
यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्यू के सामने डी है, आर के सामने ए है, तो सी के सामने या पी या एस में से कोई एक होगा, मतलब ये केस भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो केस यही चलेगा जो यहाँ बन रहा है। अब क्योंकि सी को पी या एस के सामने नहीं होना है, तो सी के सामने या क्यू होगा या आर होगा, तो सी यहाँ आएगा तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। और क्या दिया है, बी इज नॉट ऑपोजिट एस, तो बी एस की ऑपोजिट नहीं है, तो एस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पी हो जाएगा। आई थिंक ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट बन गया है। ठीक है, ये वाला केस आपका रिजेक्ट हो गया, तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, इसको हटा सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया और ये फैमिली ट्री बन गया। जरूरत थी पहले फैमिली ट्री बनाने की। तो ऐसे सेट्स जहां पे आप लोगों को अरेंज कर रहे हो सर्कल के अराउंड या कुछ भी इस तरह के अरेंजमेंट बना रहे हो जहां पे फैमिली रिलेशन भी दे रखे हैं वहां पे उनके, वहां पे बेस्ट होता है कि आप पहले फैमिली ट्री बनाओ। कौन किसका ब्रदर है, वाइफ है, हस्बैंड है, वो जब बनाते हो ना उसके बाद, क्योंकि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे दे रखी होती है कि ए किसी के भाई के साइड पे बैठा हुआ है या किसी अपनी मदर के लेफ्ट या राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होती है। तो बेटर यही रहता है कि अगर हम एक बार इनको फैमिली ट्री में अरेंज कर लें, सो दैट बाद में अरेंजमेंट बनाना आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे सेट्स के अंदर हमेशा कोशिश करो पहले फैमिली ट्री बने। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी? पी के राइट में कौन है? ध्यान यार ये रखना कि दीज पीपल आर फेसिंग साउथ और ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो इन लोगों का सबके लिए दिस साइड वुड बी द राइट साइड सबकी, और दिस साइड जो होगी वो लेफ्ट होगी, और यहां वालों के लिए राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी? पी के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है? एस आ रहा है ना, तो एस कहां पे होगा? एस इज आर्स फादर नहीं, पी सिस्टर मेल है वो, डी इज फादर इन लॉ, यस डी इज फादर इन लॉ, ये ठीक है ना, डी इज फादर इन लॉ। क्योंकि मुझे इतना पता है कि पी क्यू का भाई है, क्यू का फादर एस है, बी पी की सिस्टर है, तो बेसिकली ये तीनों बच्चे एस के हैं, तो डी जो है वो सन इन लॉ है एस का, ठीक है, और एस जो है वो डी का फादर इन लॉ है, तो ऑप्शन सी बन गया। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी? एस है, एस इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। विच द फॉलोइंग पर्संस सिट्स एट एन एंड? एंड पे कौन बैठ रहा है? ए आर नहीं, ना तो ए है ना आर है। क्यूज डॉटर, क्यू की बेटी कौन है? सी, हाँ सी बैठ रही है, सी जो है शी इज ऑन वन एंड ना, बी इज फादर, बी का फादर तो एस है, एस नहीं बन रहा, तो क्यूज डॉटर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्यू इज एट द लेफ्ट एंड नहीं, क्यू राइट एंड पे, ध्यान रखना उसका राइट इस तरफ बनता है, इन लोगों का राइट हैंड इस तरफ चलेगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ चलेगा, सो क्यू राइट हैंड पे है, नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड। ठीक है, बी इज एट द राइट हैंड, हाँ ये ठीक है, बी अपने राइट पे है, ये ठीक है। आर इज द ब्रदर ऑफ ए, वो गलत है, कजन हो सकता है बट नॉट एक्चुअल ब्रदर, सो बी आपका आंसर बन जाएगा, बी इज एट द राइट हैंड। ठीक है जी, तो ये एक सेट था जिसके अंदर हम लोगों को अरेंज कर रहे हैं, आल्सो उनका फैमिली ट्री भी इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल ऐसे ही एक सेट हम आगे और करेंगे। अब इस सेट में क्या दे रखा है? दैट 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W belong to the same family and they sit around a circular table facing the center, not necessarily in the same order. The following information is known about them. So पहला पॉइंट ये कह रहा है P sits second to the right of his nephew whose neighbors are females. V is the wife of P, sits immediately right to her daughter T. अब यार यहाँ पे भी ना पिछले सेट की तरह ही है, यहाँ भी अगर अरेंजमेंट करने से पहले हम इनका फैमिली ट्री बना लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादातर लोगों का अरेंजमेंट दे रखा है, उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, जो सीट्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशंस विद अदर पीपल। ठीक है, तो अगर मुझे रिलेशन पता है कि कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसका ब्रदर इन लॉ है, तो काम करना इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ। अब यू का ब्रदर इन लॉ कौन है पता नहीं, ठीक है ना, तो अगर ब्रदर इन लॉ मिल जाए कौन है तो उसके हिसाब से हम उसको अरेंज कर पाएंगे। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर सिस्टर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉ कौन है पता नहीं, तो इसलिए अगर इनका फैमिली ट्री बना दें और इनके पहले फैमिली में कौन किससे कैसे रिलेटेड है, अगर वो चीज बन जाती है हमारी, तो अरेंजमेंट बनाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो
चलो यहां पे इनका पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। अब क्या दे रखा है, P sits second to the right of his nephew। अब ध्यान देना, P sits second to the right of his, तो P जो है वो उसके लिए his वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो मेल है। his nephew whose neighbors are females, ठीक है, तो P जो है वो मेल है, ठीक है। मैं यहाँ फिर से मेल को प्लस के साथ, फीमेल्स को माइनस साइन के साथ, सिबलिंग को सिंगल लाइन और कपल्स को डबल लाइन से डिनोट करूंगा। सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल चलेगी, डिफरेंट जनरेशन वर्टिकली आएंगी। सो P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हिज नेफ्यू, तो P का कोई यहां से शुरू करते हैं इसको, P है, ठीक है, मेल है, इसका कोई भाई या बहन है या कुछ भी है, ठीक है, और उनका कोई बच्चा है जो नेफ्यू है इसका। V इज द वाइफ ऑफ P, ये दे रखा है, सो V और P कपल है, V इज द वाइफ ऑफ P एंड शी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर डॉटर T, तो V की डॉटर T है, मतलब V और P की डॉटर D है। तो 8 में से 3 लोग तो हमने फैमिली बना दिए। अब U सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, अब U के लिए भी हिज वर्ड यूज हो रहा है, तो U भी मेल है, वो अपने ब्रदर इन लॉ के सेकंड राइट पे बैठ रहा है एंड ऑपोजिट हिज सन Q। S इज द सिस्टर इन, S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर सिस्टर इन लॉ, तो S लेडी है यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे यार, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर U अपने ब्रदर इन लॉ के सेकंड राइट पे बैठा हुआ है और S अपने सिस्टर इन लॉ के थर्ड राइट पे बैठी हुई है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हो सकता है कि U और S वो मैरिड हो, पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, और वो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में सेटिस्फाई भी हो रहा है। S इज थर्ड टू द राइट ऑफ हर सिस्टर इन लॉ एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर R, तो S का फादर आगे R है। इसका मतलब ये हो गया कि P और U ये आपस में ब्रदर इन लॉज हैं और U की शादी हो रखी है S के साथ, ठीक है। S जो है शी इज द डॉटर ऑफ R, ठीक है, S जो है R की डॉटर है और R मेल है। W इज द मदर इन लॉ ऑफ U, तो ऑब्वियसली बात है, अगर S R की बेटी है, U उसका हस्बैंड है, तो R का सन इन लॉ U हुआ, तो R उसका फादर इन लॉ हुआ। तो अगर W उसकी मदर इन लॉ है, इसका मतलब W और R की शादी हो रखी है, W इज फीमेल, इनकी शादी हो रखी है, ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 4 6 7 लोग हमने अरेंज कर दिए, एक बचा हमारे पास, कौन बचा वो Q बच गया, तो Q यहां आ जाएगा, ठीक है। Q इज द बेसिकली जिस नेफ्यू की पॉइंट 1 में बात हो रही है, दैट P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हिज नेफ्यू, वो नेफ्यू Q है। अब मुझे इतना पता चलेगा यार कि W R का एक बच्चा S है, दूसरा बच्चा कौन होगा। अब यहाँ पे क्योंकि दिया गया है दैट S इज थर्ड टू द राइट ऑफ हर सिस्टर इन लॉ, S अपनी सिस्टर इन लॉ के राइट पे है, तो इसका मतलब ये है कि S और V दे कैन नॉट बी सिस्टर्स, वो रियल सिस्टर्स नहीं हो सकती। अगर S और V की शादी हो गई, सॉरी, अगर S और V सिस्टर्स हुई, अगर वो सिबलिंग्स हुई, अगर वो सिस्टर्स हुई, तो फिर S की, अब ये दोनों मेल्स हैं, तो S की कोई भी सिस्टर इन लॉ नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगर S और V खुद बहनें होंगी, सिस्टर्स होंगी, तो S की सिस्टर इन लॉ नहीं आ पाएगी। S की सिस्टर इन लॉ तभी आ सकती है अगर P इनका बच्चा है, तो W और R का बच्चा P है, P की वाइफ है V, ठीक है। S भी W R का R की बेटी है, विच मीन्स P और S दे आर ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स, तो P की जो वाइफ होगी वो S की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। तो ये इनका फैमिली ट्री बन गया। अब इसके बेसिस पे मैं अरेंजमेंट बना सकता हूं। अब अरेंजमेंट बनना इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो एक सर्कल बना देते हैं। यहाँ पे 8 लोग हैं, अब P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हिज नेफ्यू, तो मान लीजिए P यहां बैठ रहा है, लेट्स अज्यूम कि P यहां बैठ रहा है, सेकंड टू द राइट ऑफ हिज नेफ्यू, तो नेफ्यू यहां होना चाहिए, फिर सेकंड टू द राइट है, तो नेफ्यू कौन है, इसका Q है, तो Q यहां आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों मेल्स हैं, और ये भी बोला गया है कि हुज नेबर्स आर फीमेल्स, ये जो हुज वर्ड आप नेफ्यू के लिए यूज कर रहे हो, तो नेफ्यू Q है, इसके जो दोनों नेबर्स हैं वो फीमेल्स हैं।
V is the wife of P sits to the immediate right of her daughter T. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं अभी। U sits second to the right of his brother-in-law and opposite his son. अब देखो U का सन Q है, इसके सामने U बैठेगा यहाँ पे, अगर U यहाँ बैठता है, ठीक है, वो मेल है, अब चेक कर सकते हो कि अपने ब्रदर इन लॉ के सेकंड राइट पे आ रहा है, P उसका ब्रदर इन लॉ है, उसके सेकंड राइट पे U बैठ रहा है, ये भी सेटिस्फाइड है। अब आप पॉइंट नंबर 2 पे दोबारा आ सकते हो। अच्छा एक चीज और लिखी है, S sits third to the right of her sister in law, तो S की जो सिस्टर इन लॉ है वो V है, तो S V के थर्ड राइट पे है और V जो है अपनी डॉटर T के दो राइट पे बैठ रही है, ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो V अपनी डॉटर T के सेकंड राइट पे बैठ रही है, सॉरी इमीडिएट राइट पे बैठ रही है, नॉट सेकंड राइट, इमीडिएट राइट पे बैठ रही है। V इज द वाइफ ऑफ P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द डॉटर T। तो अब मान लीजिए T यहाँ पे है, इसके इमीडिएट राइट इस तरह बनेगा, यहाँ पे V आ गई उसकी मदर, और जो V है वो S की सिस्टर इन लॉ है, तो S अपनी सिस्टर इन लॉ के सेकंड थर्ड राइट पे है, S अपनी सिस्टर इन लॉ के थर्ड राइट पे है, तो V का राइट इस तरफ आएगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहां पे S होनी चाहिए, एक ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप मान के चलोगे यार एक और कुछ देखते हैं, अगर आप V को यहां रखते हो कि मान लो कि T यहां पे है, V यहां पे है, अगर ये केस लेके चलता हूं मैं, तो 1 2 3 यहां पे S आएगा जहां ऑलरेडी P बैठा हुआ है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी बनती है कि T यहां पे हो, S यहां पे हो। आल्सो S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर, S अपने फादर के सेकंड लेफ्ट पे है, तो फादर R यहां होना चाहिए, ठीक है, फादर यहां होना चाहिए उसका। अब बचा कौन हमारे पास, P Q R S T U V W, हाँ लिखा भी हुआ है W इज द मदर इन लॉ ऑफ U एडजेसेंट टू हर ग्रैंडसन, तो W का ग्रैंडसन Q है, तो W यहां आएगी, ठीक है, एडजेसेंट टू ग्रैंडसन यहां आ गया। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। तो अगर हमें अगर अपना इसका फैमिली ट्री बना लिया, अगर हमने एक बार फैमिली ट्री बनाने से हमारा फायदा ये हो गया कि हमारा जो अरेंजमेंट है हमें क्लियरली दिख रहा है, बहुत इजीली वो दिख रहा है और बहुत इजीली बन भी रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो सीटिंग की जो पोजीशन दे रखी है वो रिलेशंस को देख के दे रखी है यहाँ पे। अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ यू, तो यू की वाइफ कौन है, एस है, ठीक है, एस आ जाएगा। लेकिन आप डी ऑप्शन देखो, वहां पे बोथ ए एंड बी भी चल रहा है, तो लेट्स सी कि बी भी ट्रू है कि नहीं। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टी, बिल्कुल ठीक है, एस टी के ऑपोजिट भी बैठ रही है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे। सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज नीस ऑफ एस, एस की नीस कौन है, एस की जो नीस होगी वो टी होगी, तो बात किसकी हो रही है, टी की। ऑप्शन सी हो गया, लेकिन ऑप्शन डी में ऑल द अबव भी हो सकता है, तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। द वन हु सिट्स ऑपोजिट एस, बिल्कुल टी जो है एस के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ए और सी ठीक है, तो ऑल द अबव हो जाएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस हस्बैंड, एस का हस्बैंड यू है, ठीक है, और यू यहां पे है, यू के इमीडिएट राइट पे टी है, ठीक है, यू के इमीडिएट राइट पे टी आ रही है, तो सब ठीक है, सो ऑल द अबव आ गया। Which among the following is definitely true, अब यहाँ पे वर्ड definitely आ रहा है, ध्यान रखना। R and V sit adjacent to each other, R and V नहीं, R यहाँ पे, V वहां पे, adjacent तो नहीं है। T and her mother sit opposite, नहीं, वो तो क्लियरली दिया होगा कि मदर जो है इमीडिएट राइट पे है, तो सेकंड गलत है। W sits third to the right of her son, तो W का सन जो है P है यहाँ पे, अब W यहाँ पे, P यहाँ पे है, तो W अगर ध्यान से देखो P के थर्ड लेफ्ट पे है, P का राइट इधर होगा, P का लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे है, सो W सिट्स टू द थर्ड राइट ऑफ अ सन, ये भी गलत हो गया, वो थर्ड लेफ्ट है अपने बेटे के, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब देखो यहाँ पे जनरली जो होता है वो पोजीशंस को देके ग्रुपिंग करी होती है, लेट्स सी टी यू, अगर मैं टी और यू को कंपेयर करूं तो यू जो है सेकंड पर्सन जो है वो पहले पर्सन टी के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा हुआ है। लेट्स सी अगले में सेटिस्फाई होता है आर एस में, एस और आर नहीं, एस जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं है, एक पर्सन बीच में है। वी डब्ल्यू वो एडजसेंट बैठे हुए हैं, और डब्ल्यू जो है वो वी के इमीडिएट राइट पे है। यहां पे सेकंड पर्सन फर्स्ट के राइट पे है
यहाँ पे बीच में एक बंदा और बैठा है, यहाँ पे सेकंड पर्सन पहले के इमीडिएट लेफ्ट पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अरेंजमेंट मतलब जो बन रही है, जो यहाँ पे ग्रुपिंग हो रखी है, वो पोजीशंस को देखे तो नहीं हो रखी है, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी सिमेट्री नहीं बन रही है। फिर से देखते हैं इनको, टी एंड यू, टी एंड यू, टी फीमेल है, यू मेल है, आर एस, आर मेल है, एस फीमेल है, वी एंड डब्ल्यू, वी जो थी वो मदर थी टी की, तो वी और डब्ल्यू दोनों फीमेल्स हैं, क्यू एंड टी, क्यू मेल है, टी फीमेल है। तो अब वी डब्ल्यू के साथ जा सकते हो कि बाकी तीनों पेयर्स में टी और यू, आर एस और क्यू टी में क्या हो रहा है, एक मेल और एक फीमेल दे रखी है, जबकि थर्ड ऑप्शन वी डब्ल्यू में दोनों में फीमेल्स दे रखी हैं। सो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर हमने 3 सेट किए हैं, अच्छे लेवल के किए हैं, जिनमें से 2 जो थे वो फैमिली ट्री बेस्ड भी थे, ठीक है, और टोटल हमने 6 सेशंस सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर करे हैं। आई होप अगर आप ये 6 के 6 लेक्चर्स देखते हो तो इस टॉपिक में यू विल फील कंफर्टेबल, आपको समझ आएगा कि कैसे आपको लोगों को अरेंज करना है, कैसे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन यूज करके सेट स्टार्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी इन 6 सेशंस के साथ, ठीक है। आई होप ये पूरी सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।